Okay, today we are going to start new chapter, that is definite integration. ठीक है, so indefinite integration हमारा complete हो गया. Next is definite integration. Okay, so क्या होता है ये समझते हैं इसको. Point first, let integration of f of x dx equals to gx plus c. ये इसका इंटीग्रेशन है, मान लो. ठीक, देन इफ f of x, अगर ये जो f of x है ये कॉन्टिन्यूअस है, इफ f of x is continuous in a b, इस वाले इंटरवल. ठीक है, देन a से लेके b तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करें फंक्शन को f of x को, देन इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेफिनेट इंटीग्रल of f of x between the limits a and b. ठीक है, ये चीज लिखेंगे कैसे इसको देखो जरा. a से लेके b तक हमने इसको इंटीग्रेट करा, दिस dx. तो अभी हमने बताया था इसका इंटीग्रेशन क्या है, gx. तो मान लिया gx इंटीग्रेट कर दिया. मान लो 1 मिनट के लिए लिमिट वगैरह सब भूल गए आप, तो f of x को इंटीग्रेट करो, मान लिया gx आ गया, प्लस c भी आया, c को हटा. तो यहाँ पे फिर हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट यहाँ पर नीचे. देन वी विल राइट g of b माइनस g of a. पहले अपर लिमिट पुट कर दी यहाँ पे, जहाँ भी आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन वेरिएबल. ठीक है, ये चीज. तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. नाउ छोटे मोटे से एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि मान लिया कि इसको इंटीग्रेट करना है, e की पावर x 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना. तो e की पावर x का 1 मिनट के लिए आप लिमिट वगैरह भूल रहे हो सब. e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम ही रहता है. अब ये अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, फिर x की जगह 1 रख दो, देन माइनस, पीछे माइनस लगेगा, e की पावर 0, लोअर लिमिट रखो, वी गेट दिस. तो ये कितना आ जाएगा, e माइनस 1. ये तो इतना आ गया. ठीक है, एक और देख लिया, लाइक 45 से लेकर 60 तक साइन एक्स ले लिया. चलो साइन एक्स dx, इसको इंटीग्रेट किया. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स. अपर लिमिट ऊपर एंड लोअर लिमिट यहाँ पर नीचे. तो रख लो यहाँ पर, माइनस तो भारी है, दिस इज कॉस पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 4. यहाँ तक सही है. वही x की जगह पहले पाई बाय 6 लिखा, फिर माइनस, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट कर. तो cos 30 डिग्री कितना होता है भाई, √3/2. cos 45 इज 1/√2. ये चीज समझ में आ गई. ओके, तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं. तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 2 माइनस √3/2√2, इतना आ जाएगा. एक और देख लिया, मान लो कि 90 से लेकर पाई बाय 3. ये तो हो गई हमारी लिमिट्स, लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, x इंटू साइन एक्स. तो अब यहाँ पे तो बाय पार्ट्स, मान लो कि अगर ये लिमिट्स नहीं लिखी होती, इनडेफिनेट का क्वेश्चन होता, तो क्या करते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं, है ना. तो यहाँ भी लगा लो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. तो फर्स्ट को इंटीग्रेट करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दिस इज माइनस कॉस. ठीक है, और ये लिमिट यहाँ लगा लो, पाई बाय 2 पाई बाय 3, देन माइनस ऑल इंटीग्रेशन, लिमिट यहाँ रखो यहाँ पे पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 3. देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का तो 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैट इज माइनस कॉस, है ना. तो ऑलरेडी बाहर माइनस है, इसको प्लस कर दो. यस, तो जब आप बाय पार्ट से करते थे, तो बाय पार्ट से जब इंटीग्रेट करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये तरीका है करने का, देख लो. बाकी दूसरा ये भी कि आप इसको डायरेक्ट मतलब पूरा इंटीग्रेट कर लो, जैसे मैंने किया है, इस तरह से करने की भी जरूरत नहीं है. पूरा एक
जैसे इंडेफिनेट को करते हैं ना, उस तरह से इंटीग्रेट कर लो और बाद में वो पूरे इंटीग्रेशन पर जो भी आपका आएगा उस पर इस तरह से लिमिट लगा लो, लोअर लिमिट अपर लिमिट। मान लो कि इंटीग्रेशन करके ऐसा कुछ आ गया, फिर यहाँ पे π/3 और π/2 ऐसे लगा दिया। बाकी आप इस तरह से पार्शली भी कर सकते हो जैसे मैं कर। तो इंटीग्रेशन जब आप बाय पार्ट्स लगाते हो, दो पार्ट में होता है ना, एक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन, फिर अंदर भी इंटीग्रेट करते हो लाइक दिस। तो उसको करने का तरीका ये है जैसे मैं कर। तो बस वैल्यू निकाल लो कितना होगा। जब आपने π/3 रखा तो वी गेट माइनस π/3 इंटू कॉस π/3, इतना आ गया। फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन π/2 कॉस π/2, यहाँ तक सही है। इधर कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, तो साइन एक्स, देन अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट यहाँ पर नीचे। तो भाई कॉस 60 π/3 मतलब 60, इसकी वैल्यू तो हाफ होती है, तो ये तो हो गया माइनस π/6 और ये आपका 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर साइन 60 साइन π/3 माइनस साइन 90, गॉट इट। तो भी यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, तो जी ये तो बच गया आपका माइनस π/6, ये तो इतना ही रहेगा। एंड साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, एंड साइन 90 कितना होता है 1, सो -1। तो यहाँ पे तो ये आंसर, गॉट इट। तो ये तरीका है जब आप बाय पार्ट से करते हो, तो ऐसे करते हो, सही है। सो नाउ, तो ये तो बहुत बेसिक से अभी स्टार्टिंग है, तो बेसिक सा बताया अभी तक। नाउ पॉइंट टू क्या है, इफ नॉट स्पेसिफाइड, मतलब जब तक बताया ना जाए क्वेश्चन, देन जो लिमिट्स है, जो अभी हम बोल रहे थे लोअर लिमिट अपर लिमिट, देन लिमिट्स आर वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, ठीक है। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल मतलब क्या है इसका, देखो एग्जांपल, लाइक अगर मैंने आपसे बोला भाई इसको इंटीग्रेट करो 1 से लेके 2 एंड x² d ऑफ ln x। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो है वो ln x है, यानी कि ये जो 1 और 2 जो है ये इसकी वैल्यू है, ln x की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, अगर मान लो यहाँ पे किसी बच्चे ने ऐसे करा, इंटीग्रेट कर दिया, इसको पहले तो ऐसे लिख लिया, x² अपनी जगह, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x dx, ऐसे कर दिया, और लिमिट को ऐसे ही रहने दिया 1 2। तो ये ऑफकोर्स गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक्चुअली, इन दिस केस जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, वो क्या है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज ln x, ठीक है, ये ln x है। तो मतलब कि जो लोअर लिमिट 1 है, देयरफॉर लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट, और जो अपर लिमिट कितनी है 2, अपर लिमिट 2, दीज आर वैल्यूज ऑफ ln x, ये ln x की वैल्यू है, ठीक, नॉट x की वैल्यू नहीं है, दीज आर वैल्यूज ऑफ ln x यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, ठीक है। तो अब फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, ठीक। सो नाउ ठीक है, x² आपने लिखा, ln x को डिफरेंशिएट किया, वी गेट 1/x, फिर इनटू dx। लेकिन अब की बार यहाँ पे लिमिट चेंज होगी, जैसे अगर मान लो कि ln x यहाँ पे क्या है, जब ln x आपका 1 है, ln x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ln x मतलब कि log बेस कितना है e, x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई e, एंड व्हेन ln x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी e², यानी कि लिमिट्स आपकी चेंज हो गई e से लेकर e² तक, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट। नाउ यू कैन इंटीग्रेट x² by 2 एंड दिस
अपर लिमिट इज ई स्क्वायर, लोअर लिमिट इज ई। ये चीज समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया आपका हाफ, वी गेट ई की पावर 4, पहले एक्स की जगह ई स्क्वायर रखोगे इतना आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। नाउ मतलब ये ऐसे भी हो सकता है ऑल्टरनेटिवली। क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एल एन एक्स 1 से लेके 2। तो यहाँ पे जो डी के अंदर लिखा है, यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसको आप क्या करो, कुछ लेट कर लो, लेट से टी लेट कर, ठीक है। नाउ क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो, मतलब यहाँ पे पहले तो निकाल लो इसको, तो हमने टी लेट कर लिया है ना। ओके, ये टी लेट कर लिया, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपको कितना हो जाएगा, ठीक, एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर टी हो जाएगी, है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर है तो 2t हो जाएगा, ये इतना हो, ये डी टी हो गया, इतना हो गया। आपकी बार ये तो चेंज हो गई नहीं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपकी बार यही रहेगी, क्योंकि आप देखो व्हेन ln x इज 1 तो t इज 1, व्हेन ln x इज 2 t इज 2, तो इस बार चेंज नहीं है, लिमिट यही रहेगी। लिख सकते हो आप व्हेन ln x इज 1 t इज इक्वल टू 1, व्हेन ln x इज 2 t is equals to 2. Now you can integrate. Now we can integrate. कितना हो गया भाई, हाफ, और e की पावर 2 का e की पावर 2 ही रहेगा, 2 नीचे आया बिकॉज t के साथ कोफिशिएंट आपका इतना है, तो नाउ 2 1 इतना रख लिया, तो ये कितना आ गया भैया आपका, e t की जगह 2 रखना है, तो e की पावर 4 माइनस e की पावर 2, तो यू कैन सी कि सेम ही आंसर आया है। गॉट इट? तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, जो आपको सही लगे वैसे करें। क्लियर? ओके, नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने पॉइंट में लिखवाया था इफ नॉट स्पेसिफाइड, जब तक आपको बताया ना जाए तो जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो क्या है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की वैल्यूज है, ठीक है। नाउ मान लो कि ऐसा लिखा है x इक्वल्स टू 0 से लेके 1 एंड साइन एक्स डी ऑफ कॉस एक्स। अब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहाँ पे कॉस एक्स है, लेकिन जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इस बार वो स्पेसिफाइड है, ठीक है, वो तो x की वैल्यूज बोली है उसको। यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 लेके 1, आपके बारे में क्या है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। हियर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर वैल्यूज ऑफ x। ये आपके बार x की वैल्यू है, cos x की वैल्यू नहीं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो क्या करें, अब तो इसको इंटीग्रेट कर लो, मतलब cos x लिखा है, डिफरेंशिएट कर लो, कितना हो जाएगा ये आपका। काम करते हैं इसमें, कितना हो जाएगा भैया आपका, साइन माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर dx इतना आ गया, और ये 0 से 1 यही रहेगा आपकी बात। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना, 1 माइनस कॉस 2x इसमें चेंज करना पड़ेगा, और बाय 2 भी आ गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है। और इसको इंटीग्रेट कर सकते हो भाई, माइनस हाफ तो अपनी जगह है, माइनस हाफ, 1 का हो गया x, यहाँ पे dx है, 1 का हो गया x, cos 2x का हो गया sin 2x डिवाइडेड बाय 2, 1 से लेकर 0, सही है, इतना आ जाए। बाकी अब तो क्या लिमिट्स ही रखनी है, तो ये हो गया आपके पास, पहले 1 रखा, 1 आ गया, माइनस साइन 2 ओवर 2 इतना, ठीक है। फिर माइनस जब 0 रखोगे तो वो 0 ही आ जाएगा, यहाँ भी 0 बन गया, यहाँ 0 रखोगे साइन 2x में, x की वैल्यू 0, साइन 0 इज 0, तो इतना। सो फाइनल आंसर इज कितना आ गया आपका, माइनस हाफ 1 माइनस साइन 2/2, ये आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया। कि आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज लेट्स पॉइंट 3, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट
डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसी भी फंक्शन की, लेट्स से एफ ऑफ एक्स का जो डेफिनेट इंटीग्रल है बिटवीन लिमिट्स लेट्स से ए एंड बी इसके बीच में, ये क्या हमें कैलकुलेट करके देता है, गिव्स, ये क्या देता है हमें, गिव्स एल्जेब्रिक एरिया, ठीक है, एल्जेब्रिक एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसका आप ग्राफ बनाओगे, ठीक, देन एक्स एक्सेस, ठीक, एंड बिटवीन वर्टिकल लाइंस, ए से बी के बीच में बात कर रहे हैं ना, तो बिटवीन वर्टिकल लाइंस ए एंड बी, एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी, तो ये एल्जेब्रिक एरिया काउंट करके देता है। तो यानी कि मतलब ये है कि आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, एल्जेब्रिक एरिया की जब बात हो रही है तो डेट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर खाली एरिया की बात होती है तो वो तो सिर्फ पॉजिटिव ही रहे, ये चीज समझ में आ रही है। तो अगर आपसे एरिया पूछा जाए वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहे, लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या काउंट करके देता है, वो तो एल्जेब्रिक एरिया काउंट करके देता है, यानी कि इस वाले चैप्टर में आंसर माइनस में भी हो सकता है, ये डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट करके देता है तो माइनस में कैसे आंसर आए, तो एल्जेब्रिक एरिया काउंट करके देता है, ना कि एरिया, गॉट इट, ये चीज समझ में आ रही है। लाइक मान लो ये आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दीज आर टू लाइंस, x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, सही है, तो ये वाले इस एरिया की बात हो रही है, एक्स एक्सिस बिटवीन टू लाइंस एंड दिस ग्राफ, ये जो एरिया बाउंड हो रहा है दिस इज इसका एल्जेब्रिक एरिया। अब एल्जेब्रिक एरिया का मतलब क्या है भाई, एल्जेब्रिक एरिया जो है आपका, एल्जेब्रिक एरिया मीन्स, इसका क्या मतलब है, मीन्स एरिया विल, जो एरिया है, एरिया विल बी पॉजिटिव इफ, एरिया पॉजिटिव होगा इफ बाउंडेड अबव एक्स एक्सिस, यानी कि अगर एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर बाउंड हुआ, ठीक है, एंड इफ डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन is towards right, ये मतलब है एल्जेब्रिक एरिया का। डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स लाइफ का क्या, टुवर्ड्स राइट का क्या मतलब है, जैसे हम यहाँ से ए से बी जा रहे हैं तो ये हम टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं, और अगर जो एरिया बाउंड हुआ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर तब वो पॉजिटिव हो, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ओके नाउ चलो मान लिया लेट ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या है, मान लो इसको आई मान ली। नाउ अब केस वन दिस इज एक्स एक्सिस और ये आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो गया, दिस इज x इक्वल्स टू a एंड दिस इज x इक्वल्स टू b, तो ये इसको बोला हमने ये एरिया, ठीक, दिस इज एरिया। तो आप a से b टुवर्ड्स राइट जा रहे हो, है ना, और x एक्सिस के ऊपर एरिया बाउंड हुआ है, तो यहाँ पे तो i का इतना हो जाएगा आपका a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड केस, दिस इज केस सेकंड, एक्स एक्सिस आपकी बार एरिया आपका ऐसे नीचे की तरफ बाउंड हो रहा है, दिस इज एक्स इक्वल्स टू a, दिस इज एक्स इक्वल्स टू b, टुवर्ड्स राइट ही जा रहे हैं लेकिन एरिया आपका नीचे की तरफ बाउंड हुआ है। तो अब ये जो एरिया बाउंड हुआ है, लेट्स से कि मान लो कि ये a1 है, तो अब i किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस a1 के, ठीक है, तो वो माइनस में आएगा, इस बार एल्जेब्रिक एरिया बोला था हमने तो माइनस में भी आ सकता है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट और एक्स एक्सिस के नीचे, अगर ऐसा है तो नेगेटिव, ये चीज समझ में आ गई। सो दिस वाज केस 2। नाउ केस 3 में क्या है, अब एक्स एक्सिस के ही साथ बाउंड हो रहा है लेकिन अब की बार हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट,
ठीक है, यानी कि ए इधर है, बी इधर है, गॉट इट। और ये एरिया हो गया बाउंड आपका, दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो अब की बार आई क्या होगा आपका, है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो अगर ऐसा है, अब की बार लेट्स से इसको हमने a3 बोला, a2, सो दिस विल बी -a2, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये चीज समझ में आ गई। नाउ केस 4, केस 4 में दिस इज एक्स एक्सिस a, दिस इज x इक्वल्स टू a, दिस इज x इक्वल्स टू b, यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट ही जा रहे हैं, और एरिया नीचे की तरफ बाउंड हो रहा है, एरिया ऐसे नीचे की तरफ बाउंड हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। लेट्स से मान ले कि दिस इज व्हाट a3। अब की बार i क्या हो जाएगा, एक तो नीचे की तरफ बाउंड हुआ है तो नेगेटिव, फिर टुवर्ड्स लेफ्ट है ना, टुवर्ड्स क्या है, लेफ्ट है, तो वो खुद माइनस होगा, तो -a3, तो यानी कि i कितना हो जाएगा, +a3। ये चीज समझ में आ गई। टुवर्ड्स लेफ्ट है और एक्स एक्सिस के नीचे है, फिर तो वो पॉजिटिव। तो अभी तक क्या पढ़ लिया, देखो 4 केसेस करें। केस 1 में हमने क्या बोला, टुवर्ड्स राइट और एक्स एक्सिस के ऊपर, तो पॉजिटिव। केस 2 में हमने क्या बोला, टुवर्ड्स राइट और एक्स एक्सिस के नीचे, तो नेगेटिव। केस 3 में क्या बोला, टुवर्ड्स लेफ्ट है ना, और एक्स एक्सिस के ऊपर, तो नेगेटिव। देन केस 4, टुवर्ड्स लेफ्ट और एक्स एक्सिस के नीचे, तो पॉजिटिव। ये चीज समझ में आ गई। नाउ केस कितने हो गए, 4 हो गए ना। केस 4 और 5, अगर मैं बोलूँ भाई ठीक है आई, तो इसके इक्वल हम ले रहे हैं ए से लेके बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एलजेब्रिक एरिया। अब मान लो कुछ ऐसा है, कुछ एरिया ऊपर नीचे भी है, कुछ ऊपर भी है, दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए एंड दिस इज एक्स इक्वल्स टू बी, ये लाइन हो, तो ये एरिया आपका बाउंड हुआ, ये ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने A4 बोल दिया, इसको A5 बोल दिया, तो अब I किसके इक्वल हो जाएगा, तो A4 जो है वो तो एक्स एक्सिस के नीचे बाउंड हुआ है, और टूवर्ड्स हम राइट जा रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा -A4, ठीक है। और A5 जो एरिया बाउंड हुआ है, टूवर्ड्स राइट जा रहे हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव रहेगा, सो +A5। ये चीज समझ में आ गई, फाइन। नाउ कितना, केस 6 मान लो कुछ ऐसा हमने बना लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, मान लो ये, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, लेट्स से बी, एक्स इक्वल्स टू बी, एंड दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए। तो मतलब अभी हम क्या बोल रहे हैं, आई क्या था हमारा, आई ए से बी ये था, मतलब अब की बार हम कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये एरिया हमें निकालना है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो मान लो कि ये A6 है, दिस इज A7 एंड दिस इज A8, ये है। सो आई एक तो जा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं, तो A6 कैसा होगा, माइनस में, ये तो नेगेटिव हो जाएगा A6, और जो नीचे वाला A7 ये पॉजिटिव रहेगा, A7, और A8 विल बी नेगेटिव, तो -A8, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो मतलब जो भी आएगा ये नेगेटिव पॉजिटिव फाइनली, तो ये अलजेब्रिक एरिया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक आधा एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, मान लो कि इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 45 साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो क्वेश्चन है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो माइनस कॉस, अपर लिमिट इज 45, लोअर लिमिट इज 0, तो ये हमने लगाया यहाँ पर, cos 45 इज 1/√2, cos 0 इज 1, ठीक है, यानी कि आ गया आपका √2 - 1/√2, ये चीज। तो अगर इसको ग्राफिकली देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है भाई, साइन एक्स का हमने ऐसे ग्राफ बनाया, ये 0, दिस इज पाई, दिस इज 2π, यहाँ पे कहीं 90 होगा, 45 यहाँ कहीं होगा, 45,
तो 0 से 45 के बीच में मतलब ये हमें ये एरिया काउंट करके दे रहा है। तो दिस इज व्हाट √2 - 1/2। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा अब मान लो कि यही क्वेश्चन अब मैं आपसे बोलूँ कि 0 से 2π इसके बीच में आप इंटीग्रेट करो दिस ये दूसरा चलो दिस इज एग्जांपल फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो ये कितना आ रहा है sin x का इंटीग्रेशन वही माइनस कॉस देन 2π 0 cos 2π 1 होता है माइनस cos 0 भी 1 होता है, यानी कि ये तो कितना आ गया ओवरऑल 0। ठीक है। अच्छा आप किसी बच्चे के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा ईशा को ना कि भाई 0 कैसे आ गया, ये तो एरिया होता है। मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकली बताना चाहूँ तो ऐसे 0π 2π जितना ये एरिया बाउंड हुआ उतना ये एरिया बाउंड हुआ। अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो फिर तो आप क्या करोगे 0 से π जितना भी बाउंड हुआ उसका डबल कर दोगे, उस केस में 0 नहीं आएगा। यहाँ पे तो एरिया वेरिया नहीं पूछा आपसे, ये तो अलजेब्रिक एरिया 0 आया। ठीक है, यानी डेफिनेट इंटीग्रल 0 आया। तो मतलब सिमेट्रिकल है, जितना एरिया ये है A1, ठीक सेम एरिया ये है A1, तो ये A1 आपस में कैंसिल हो गए। A1 0 से लेके यहाँ तक है, सेम एरिया ये है। अब बट ये नीचे की तरफ बना है तो ये A1, तो ये कैंसिल होके 0 आ गया। ये चीज समझ में आ रही। और अगर आपसे एरिया पूछा जाता तो 0 से π के बीच में निकाल कर उसका डबल कर दो। ठीक है, फिर तो ऐसे निकलता 2 टाइम्स 0 से π sin x dx ऐसे करके निकलता। ठीक है, तो ये एरिया कितना आ जाता, तो इस केस में आंसर होता अगर आपसे एरिया पूछा जाए एरिया, तो ये हो जाता आपका sin x का cos इतना हो गया देन π 0, तो -2 cos π माइनस cos 0, cos π -1 होता है, ये इतना हो गया -2 इंटू -2 वी गेट 4। तो फिर आंसर कितना आता 4 आता। एरिया तो 4 है, लेकिन अगर 0 से 2π के बीच में इंटीग्रेट करने को बोला वो 0। आई होप ये समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें फर्स्ट let f of x is continuous function, ये continuous function है एंड a से लेके b इसका जो इंटीग्रेशन है ये आपका क्या है 0, ये 0। देन अगर ऐसा है देन f of x equals to 0 should have at least कम से कम एक रूट होने चाहिए, should have at least one root between a b, इस वाले इंटरवल में एक रूट होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो देखो अगर हम देखना चाहे ग्राफिकली हो क्या रहा है, हाँ जी, सो ए से बी के बीच में एरिया 0, तो इसका मतलब ये है अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये ग्राफ टोटली ऊपर ही बनेगा एक्स एक्सिस से ऊपर ही। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बना तो वो पॉजिटिव ही आना चाहिए आंसर करता हूँ 0 से बड़ा। अगर एक्स एक्सिस के नीचे बना टोटली तो फिर तो माइनस में आना चाहिए। अब 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब कुछ पार्ट नीचे होगा कुछ ऊपर होगा, है ना। मान लो इतना पार्ट ये नीचे है, ऐसे गया, यहाँ से हम ए से बी के बीच में बात कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है जैसे। ठीक, अब इसको नलीफाई करने के लिए कुछ ऊपर ये चीज, तो इसका ये मतलब हुआ ये जो दिया है ना इसे लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो रहा होगा, तभी ये एरिया 0 आया अलजेब्रिक एरिया। तो अगर ऐसा है तो यू कैन सी कि जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है वो एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा कम से कम। ठीक है, ये तो मैंने एक ऐसा बनाया कि ठीक है कम से कम एक है, यहाँ पे एक ही बार कट कर रहा है ना, तो ग्राफ अलग भी बन सकता है। तो ये मतलब है इसका, समझ में आ गया। तो कम से कम एक बार ही तो एक्स एक्सिस को कट करेगा,
गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर. आगे चलते हैं. देन सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, अगर मान लो कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो हमेशा ही पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी. इस वाले इंटरवल में ये हमेशा पॉजिटिव है, यानी इसका आप ग्राफ बनाओगे तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ये मतलब है. तो अगर ऐसा है, देन इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करते हो तो ये जो अलजेब्रिक एरिया आएगा ये भी पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है ना भाई ये एक्स एक्सिस का कोई फंक्शन है, ये हमेशा एफ के ऊपर ही लाई करता है. तो अगर आप ए से बी के बीच में आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो जो एरिया बाउंड होएगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बाउंड होगा, तो पॉजिटिव आएगा. ये चीज समझ में आ गई. नाउ थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, अब इसमें भी वही इसका उल्टा कर लो. अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, मतलब आपकी बात ऐसा है, दिस इज एक्स एक्सिस ऐसा, अब एफ ऐसे है. तो अगर आपने ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करा, ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करा, तो जो एरिया बाउंड हुआ वो बिलो एक्स एक्सिस हुआ. तो ये जो एरिया होगा ए से लेके बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी नेगेटिव. ठीक है, लेस देन 0. ये चीज समझ में आ गई. नाउ फोर्थ पॉइंट, इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है, नाउ इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, एंड इज कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस भी बोल रहे हैं, एंड इज कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन ए बी, इस वाले इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, ऑल्सो इफ ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये 0 है, ये 0 है ए से बी के बीच. अगर ऐसा है तो अब जरा सोचो एक मिनट क्या हो सकता है. एक तो हम कह रहे हैं कि जो फंक्शन है वो हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा है. तो ये मान लो कि ए है यहाँ से बी, अगर मान लो कि ग्राफ ऐसे ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर हो गया, ठीक, मान लो कि ऐसे चला गया, फिर तो ये चीज गलत है. फिर तो ए से लेके बी जो इंटीग्रेट आप करो वो 0 आएगा नहीं. यू कैन सी यहाँ तो पॉजिटिव आ, है ना. फिर क्या हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना. तो ये चीज तो पॉसिबल है नहीं. फिर मान लो कि अगर ऐसे बनाया ए से लेके बी, मान लो मतलब कि ऐसे रहना चाहिए, 0 पे ही रहे. उसने बोला ना इक्वल्स टू 0, तो मान लो अगर वो 0 पे ही रहता है, मान लो थोड़ा सा भी ऊपर हो गया, यहाँ भी ऊपर हो गया, तो भी पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो भी एरिया तो आ ही गया ना ये वाला, तो ये भी नहीं चलेगा, है ना. अब मान लो यानी कि वो क्या रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मतलब ये ऐसे एक्स एक्सिस पर ही रहना चाहिए, यही रहना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, तभी 0 हो सकता है. इसका मतलब ये वाला केस सही है. ये चीज समझ में आ रही है. तो देन क्या बोल रहे हैं, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी. ये चीज समझ में आ गई. आई होप इट इज क्लियर. तो ऑल्सो सेम लॉजिक से ऑल्सो फॉर एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए भी ऐसा ही. ये चीज समझ में आ गई भाई. फाइन. तो एक बार रिकैप कर लो भाई क्या क्या कर लिया इस वाले में पॉइंट में हमने. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ए से लेके बी तक मतलब कि जो अलजेब्रिक एरिया 0 है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तभी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 उसकी कम से कम एक रूट होगी. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है. अगर मान लो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर तो ऐसा हो सकता था कि भाई ठीक है ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है और इसके बाद जंप कर गया, तो फिर तो रूट आई नहीं. तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है. ठीक है. सेकंड में बोला कि एफ ऑफ एक्स अगर हमेशा ही 0 से बड़ा है, तो अगर आप ए से बी के बीच में इंटीग्रेट भी करते हो तो भी वो जो अलजेब्रिक एरिया पॉजिटिव आएगा. यू कैन सी ग्राफ हमने बनाया. ऐसे फिर अगर एफ हमेशा ही एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है, लेस देन 0 है, तो अगर आप ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करोगे तो अलजेब्रिक एरिया विल बी नेगेटिव. फिर हमने बोला कि अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है,
और ए से लेके बी के बीच में अलजेब्रिक एरिया 0 है। अब नेगेटिव नीचे जा नहीं सकता, अब नीचे जा नहीं सकता तो और 0 भी बनाना है अलजेब्रिक एरिया, तो कैसे बनेगा? ग्राफ हमेशा ऊपर रहता है या फिर 0? अगर वो एक्स एक्सिस के जरा सा भी ऊपर हुआ ग्राफ फिर तो पॉजिटिव एरिया आएगा, है ना। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लाई करे, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये चीज समझ में आ गई? ओके, सो इतना करने के बाद अब आगे चलते हैं। नाउ लेट इन ए बी इस वाले इंटरवल में मान लिया कि f इज व्हाट ग्रेटर देन g, ठीक। देन अगर ऐसा है तो जो आप इंटीग्रेट करोगे a से लेके b के बीच में, तो ये जो अलजेब्रिक एरिया आएगा वो भी f का ज्यादा आएगा g से, ठीक है। कैसे? देखो इधर ग्राफिकली समझते हैं। मान लो ये आपका f है, ठीक है, और ये आपका g है। क्या बोला यहाँ पे? f हमेशा g से बड़ा ही रहता है a से b के बीच में। तो जब आप a से b के बीच में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो f ने तो ये वाला एरिया बाउंड किया एक्स एक्सिस के साथ, है ना। लेट्स से इसको बोल दिया हमने a1, और g ने कौन सा किया भाई? g ने आपका ये वाला किया, ये नीचे वाला, इसको हमने बोल दिया a2। तो विच वन इज ग्रेटर? तो a1 इज ग्रेटर देन a2, है ना। तो वही लिखा है यहाँ, ये चीज समझ में आ गई। अब मान लो कुछ ऐसा है कि एक्स एक्सिस, अब मान लो f ऐसे चला गया, ये f चला गया, और g और ऐसे है, ठीक है। और वी आर इंटीग्रेटिंग बिटवीन x इक्वल्स टू a से लेके b तक x, ठीक है, ये कर रहे हैं। तो ये तो f है और ये आपका ये जो जा रहा है ये g है, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं ना f जो है हमेशा g से बड़ा ही रहेगा, तो f का ग्राफ हमने हमेशा ऊपर ही रखा है g से। तो अब f ने जो एरिया बाउंड किया वो तो ये किया, इसको बोल दिया हमने a1। g ने जो एरिया बाउंड किया, g ने वो कौन सा किया? वो ये वाला एरिया बाउंड किया एक्स एक्सिस के साथ, ये पूरा, ठीक है। तो देखने में तो आपको लग रहा है कि ठीक है a2 एरिया जो g ने बाउंड करा वो ज्यादा है, बट चलो मान लिया कि ये कुछ ऐसा है कि a1 हो गया आपके पास, सिंस एक्स एक्सिस के नीचे तो अलजेब्रिक एरिया माइनस में होगा, तो मान लिया कि ये तो हो गया -3, और इसको मान लिया हमने ये हो गया -7। तो आप देख के बताओ विच वन इज ग्रेटर, -3 या -7, कौन सा बड़ा है? सो ऑफ कोर्स -3 इज व्हाट ग्रेटर देन -7, यानी कि a1 इज ग्रेटर देन a2। तो इस वाले केस में भी ये चल जाएगा। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल तो यही बताना आपको विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। विच वन इज ग्रेटर, फर्स्ट 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक साइन क्यूब x dx, ये इसको I1 बोल देते हैं, या फिर I2 हम ले रहे हैं 0 से लेके 90 तक साइन की पावर 5x dx, ठीक है, ये ले लिया। हाँ जी, तो पहले तो ये देखते हैं कि 0 से लेके 90 तक जो साइन x है, साइन x इज व्हाट लेस देन 1, ठीक, इन 0 से 90 इस वाले इंटरवल 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है तो आप मुझे बताओ कि साइन क्यूब बड़ा होगा या फिर साइन की पावर 5, साइन क्यूब और साइन की पावर 5, विच वन इज ग्रेटर? हाँ जी, तो भाई मान ले कि हाफ है, एक तो मैंने लिखा हाफ क्यूब और एक जगह लिखा मैंने x हाफ की पावर 5, तो ये तो 1/8 है और ये 1/32, तो कौन सा बड़ा? 1/8 ही बड़ा है ना, तो ये बड़ा है इससे। तो अभी जो हमने पॉइंट बताया, कोई फंक्शन है f वो g से हमेशा बड़ा ही है इसी इंटरवल में a से b में, तो a से b के बीच में जब इंटीग्रेट करोगे वो अलजेब्रिक एरिया भी बड़ा ही आएगा, है ना।
तो देयरफॉर ए 0 से लेकर 90 के बीच में जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये भी बड़ा ही रहेगा, अलजेब्रिक एरिया बड़ा आएगा इससे। ये चीज समझ में आ गई? दैट इज I1 इज ग्रेटर देन I2। गॉट इट? सो I1 is greater than I2. Okay, one more example. Let's say I1 is equals to 45 से लेकर let's say 60 तक कर लिया हमने, 45 to 60 and 10 cube x, और यहाँ पर 45 से इसको I2 बोल देते हैं, I2 45 से लेकर 60 10 की पावर 10 स्क्वायर x, चलो ये ले लिया। हाँ जी, अब क्या है, जो 10x है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है इन 45 to 60, हाँ कितना ये, नॉट पाई बाई 6, पाई बाई 3। तो 45 से 60 के बीच में, अगर x 45 से 60 के बीच में, तो 10 जो है वो 1 से बड़ा नंबर है। तो अब मुझे बताओ 10 क्यूब बड़ा है या 10 स्क्वायर बड़ा? तो इस बार तो 10 क्यूब बड़ा है, जिसके ऊपर ज़्यादा पावर है वो बड़ा है, ठीक है। सो 10 क्यूब इज ग्रेटर देन 10 स्क्वायर एक्स। सो देयरफॉर इंटीग्रेट जब आप कर रहे हो 5 से 45 टू 60 दैट इज पाई बाई 3, 10 क्यूब एक्स दिस इज ग्रेटर देन 45 टू पाई बाई 3 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। dx लगा लेना भाई यहाँ पे, यानी कि I1 इज व्हाट, ग्रेटर देन I2। ये चीज समझ में आ गई? होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लो। लेट्स से पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 2, पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 2, पाई बाई 2 करना है, दिस इज पाई बाई 2 एंड cos टू द पावर 5x dx, इसको बोल दिया I1। और I2 है हमारे पास पाई बाई 3 से लेकर पाई। आपकी बारी लोअर लिमिट तो सेम है, अपर लिमिट डिफरेंट है। तो इससे पहले जो दो एग्जांपल करें वहां तो सेम था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम थे, यहाँ पे अलग है, ठीक है। लेकिन आपकी बारी ये सेम है, cos पावर 5x dx, ये भी f है और ये भी f है। तो अभी इससे पहले जो दो एग्जांपल करे वहां तो f एंड g दो अलग अलग फंक्शन थे, यहाँ पे दोनों सेम ही है, बस लिमिट्स अलग अलग है। तो आप ऐसे देखो, cos x का ग्राफ बनाओ भाई, ऐसा बनेगा, है ना। ये 90 है, यहाँ पे कहीं आपका पाई बाई 3 आ जाएगा, लेट्स से यहाँ पे पाई बाई 3 है, पाई बाई 3, ये 90 एंड दिस इज व्हाट, पाई, ये पाई। तो पाई बाई 3 से पाई बाई 2 तक तो ये एरिया, ठीक, ये I1 है आपका। पाई बाई 2 से पाई तक आपका ये वाला एरिया, ये आपका I2 है। तो आप देख के बता सकते हो विच वन इज ग्रेटर। तो I2 बड़ा है आपकी बात, हाँ जी, कौन सा बड़ा हो जाएगा? I1 पॉजिटिव है, I2 आपका नेगेटिव है, तो I1 ही बड़ा, I1 इज ग्रेटर देन I2। ये चीज समझ में आ गई? एरिया तो I2 का ज्यादा है, लेकिन एल्जेब्रिक एरिया की अगर बात करें वो तो I1 ज्यादा है। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब जैसे हम ये अप्लाई करते हैं, टू अप्लाई ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f, दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ x, ये सभी को पता है भाई, ठीक है, ऐसे करते हैं। देन g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ऐसा अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है? वी मस्ट मेक श्योर दैट ये जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करें, दिस शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन ए बी। ये हमने पहले ही जब डेफिनेशन कराई थी स्टार्टिंग में तभी बता दिया। तो वी शुड मेक श्योर दैट f of x is continuous, ये कॉन्टिन्यूअस हो इस वाले इंटरवल में, जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है इज कॉन्टिन्यूअस इन
ए बी, ये क्या है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, इसके बीच में इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो दिस इज व्हाट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, गॉट इट। नाउ पॉइंट 6 और कुछ ये पॉइंट है, ये बातें आपको याद रखनी है, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इफ substitution is used, substitution is used, then make sure that फर्स्ट जो न्यू वेरिएबल है, जो आप जो भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, न्यू वेरिएबल इज वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है ना। तो न्यू वेरिएबल शुड बी कॉन्टिन्यूअस, जो भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, बिटवीन द लिमिट्स, जो भी आपके पास लोअर लिमिट अपर लिमिट है उसके बीच में वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, न्यू वेरिएबल। सेकंड, देयर शुड बी 1-1 रिलेशन, देयर शुड बी 1-1 रिलेशन between new variable and old variable, न्यू वेरिएबल एंड ओल्ड वेरिएबल के बीच में 1-1 का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या याद रखना है आपने, मतलब जो पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं सब्स्टिट्यूशन करते वक्त, ये सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। लिमिट शुड बी चेंज्ड, लिमिट्स जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो लिमिट्स शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, तो लिमिट्स भी चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, इंटीग्रेट करना भाई x ओवर 9 प्लस x की पावर 4 और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम t लेट करते हैं, ठीक है। तो न्यू वेरिएबल t है, वो 0 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है क्या, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, तो रख सकते हैं, ठीक है। तो रख दिया जी, और लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी। तो ये तो पहले हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। अब अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो t कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। अगर x आपका 2 की तरफ जा रहा है तो t कहाँ जा रहा है, 4 की तरफ। तो आपकी लिमिट चेंज हो गई भाई 0 से लेकर 4 तक, ये होगा, ठीक है। और x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, दिस इज 1 ओवर कितना हो जाएगा ये आपका 3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। तो बस लगा लो फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो फॉर्मूला कितना होता है, tan इनवर्स में जाएगा पहली बात, तो 1/a, ए का काम कौन कर रहा है 3, तो बाहर हो गया 1/6, tan इनवर्स x ओवर a होता है, तो t/3 इतना हो गया। अपर लिमिट क्या है 4, यहाँ लगाई, लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ पे लगा। तो देख लो कितना आंसर आ रहा है, रखो लिमिट्स। तो 1/6 tan इनवर्स 4/3, ये तो इतना आ गया, माइनस जब 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। सो आंसर कितना आ गया भाई 1/6 tan इनवर्स 4/3, ठीक है। इसमें सी वगैरह तो लगाने हैं, ठीक है, जैसे इनडेफिनेट में लगाते थे, डेफिनेट में नहीं लगाते। यहाँ तक सही है, ओके। आगे नेक्स्ट एग्जांपल। अब मान लो कुछ ऐसा है, 0 से लेके पाई f ऑफ साइन x dx। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, साइन x को कुछ लेट किया t लेट करके, तो पहले ये चेक कर रहे हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं, साइन x को t रख सकते हैं क्या। 0 से पाई के बीच में साइन x का ग्राफ बनाना भाई, ऐसा होता है 0 से पाई के बीच, आपने रखा है t। तो अभी हमने एक पॉइंट लिख पाया था, तो न्यू वेरिएबल और ओल्ड वेरिएबल के बीच में 1-1 का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो 1-1 का रिलेशन नहीं है,
तो अगर ये टी है तो यू कैन सी दो जगह कट कर, तो ये तो 1 1 का रिलेशन नहीं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इज नॉट वैलिड, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं है, दिस सब्स्टिट्यूशन इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड क्यों, एज sin x is not 1 1 is not 1 1 in 0 से लेके पाई इसके बीच में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। बाकी आप लिमिट भी चेंज करोगे तो यू विल फाइंड कि देखो अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो t 0 जा रहा है, अगर x पाई की तरफ जा रहा है तो अभी ये कहाँ जा रहा है 0, तो लिमिट्स ऐसे चेंज होंगी। तो 0 से 0 लिखने का क्या मतलब, ठीक है, फिर तो आंसर 0 ही आता है। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, देन आंसर विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ ये बताया गया कि ये सब्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर ऐसा होता, अगर ऊपर वाली लिमिट को मैं ऐसे लिख लूँ 0 से लेके π/2 ठीक, देन f ऑफ sin x dx। अब कर सकता हूँ क्या सब्स्टिट्यूशन, अब मैं sin x को t रख सकता हूँ क्या, देखो तो 0 से लेके 90 तक तो ऐसा ग्राफ बनेगा, 0 से लेके 90 के बीच में, इसमें फिर आपने t रखा है, तो यहाँ तो क्या है आपकी बार ये 1 1 रिलेशन आपकी बार सही है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये वैलिड है, ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल, मान लो चलो ये क्वेश्चन 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 9 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब मान लो किसी बच्चे ने ऐसे किया, ठीक है 0 से लेके पाई, नीचे 10x है, ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल है, ठीक है, मतलब ऐसे लिख लिया 9 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी ऑफ 10x, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो 10x है, सही है। तो मतलब x को 10x को हम एज अ वेरिएबल x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो 1, अब तो ये कुछ ऐसा लिखा है 1/a² प्लस x², उस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/a दैट इज 1/3 tan इनवर्स 10x, ठीक है, फिर पाई 0, ये किया 1/3, ठीक, फिर हमने लिखा इसको भाई tan पाई 0, tan इनवर्स ये 0 हो गया, और 0 पे भी मतलब ये कितना हो गया आपका tan इनवर्स 0 बन गया, माइनस tan इनवर्स 0 हो गया, और आंसर आपका 0 है। किसी बच्चे ने मतलब ऐसे कर दिया, तो ये ऑफकोर्स गलत है, दिस इज नॉट राइट। क्यों गलत कैसे हो गया, क्या गलती कर दी बच्चे ने, यहाँ पर मिस्टेक क्या है बताओ जरा सोच के। तो अभी जैसे अभी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे आपको, क्या बोला, जो फंक्शन है आपका, जो गिवन फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है ना, बिटवीन a एंड b, जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं इसके बीच में, है ना। 10 को अगर आप मतलब कि 90 पर वो नॉट डिफाइंड होता है, तो 0 से पाई के बीच में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये पहले ही बोला था, वी मस्ट मेक श्योर दैट, है ना। सो रीजन क्या है इसका, तो जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बिटवीन 0 एंड पाई, ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में, तो ठीक है। फिर इसके बाद बच्चे ने बोला ठीक है चलो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं क्या, 10x को t लेट कर दिया, 10x अब वो क्या कर रहा है सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन चलेगा क्या, हाँ जी, तो जवाब मिलेगा नहीं, क्यों, तो अभी हमने बताया था रीजन क्या है इसका, जो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शन है, जो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शन है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बिटवीन 0 एंड पाई, दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बिटवीन 0 एंड पाई, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड यानी कि 10x को t रख रहे हो ना आप, 10x जो है वो 0 से पाई के बीच में
कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो मतलब ये सब्स्टिट्यूशन भी गलत, ठीक है। रीजन, सब्स्टिट्यूटेड फंक्शन is not continuous between the given limits, जो आपको लिमिट्स दी गई है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, दैट इज इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें 10x कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसलिए हम 10x को t पुट नहीं कर सकते, ठीक है भाई। करके देख लो क्या हो जाएगा। देखो अगर x 0 की तरफ जाएगा तो t भी आपका 0 की तरफ जाएगा, x अपर लिमिट थी पाई, तो यहाँ से भी t 0 की तरफ जाएगा, तो मतलब ऐसे लिखोगे फिर आप 0 से 0 फिर 1 सेकेंड स्क्वायर x ऊपर से कैंसिल हो गया डिफ्रेंशिएशन करने पर, और 9 प्लस टी स्क्वायर आ गया डी टी हो गया। फिर किसी बच्चे ने मतलब ये आंसर दे दिया 0, मतलब ऐसे किया 10x को t रखा, लिमिट चेंज हो गई 0 to 0 आ गई, मतलब आंसर उसने दे दिया 0, बड़ा खुश हुआ। ऑफकोर्स गलत है, ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रही, मतलब तरीका ही गलत है, ऐसे नहीं करेंगे, समझ में आ गया। तो फिर करेंगे कैसे भाई, ऐसे भी नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो फिर कैसे करेंगे वो बाद में बताएंगे, अभी थोड़ी देर में। फिलहाल तो बस यही समझाया जा रहा है कि कहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो और कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो ये 90 पर ब्रेक हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, ये 90 पर ब्रेक हो जाएगा। तो कर लेते हैं एक बार इसको, ठीक है, देख ही लो कि कैसे करेंगे जो सही तरीका है। सही तरीका क्या है इसका, 0 से 90 पर ब्रेक करना है, मतलब 90 पर ब्रेक करना है, हाँ जी। तो क्वेश्चन हमारा ये था ना, तो 90 पर दिक्कत है ना, ये जो 10x है ये 90 पर नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट मतलब नॉट डिफाइंड कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, π/2 पर, तो π/2 पर ब्रेक करें, मतलब किसी बच्चे ने ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है। तो इतना डिफ्रेंशिएशन तो सही है कि यहाँ तक तो कर ही दिया उसका। कितना आया था बाहर कितना था ये आपका 1/3, ये चीज आ गई। अब यहाँ पर आप इसको 90 पर ब्रेक कर दो, सो 1/3 tan इनवर्स 10x, 0 से पाई था ना, 0 से 90, 0 से 90, देन प्लस 1/3 tan इनवर्स 10x एंड देन दिस इज 90 से पाई। अब 90 पर तो नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पर मतलब ऐसे पॉइंट नहीं लिखना है, तो ये तो आप यहाँ पे लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब π/2 की तरफ जा रहे हो लेफ्ट साइड से, यहाँ पे π/2 की तरफ जा रहे हो राइट साइड से, ठीक है। तो ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है ना, π/2 से पाई, तो π/2 की तरफ आप राइट से जाओगे, और यहाँ पर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 0 से π/2, तो यहाँ पे π/2 की तरफ आप लेफ्ट से जाओगे, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा, यहाँ पे प्लस का साइन, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर x 90 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे 10x कहाँ जाएगा, 10x कहाँ जाएगा यहाँ, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब tan इनवर्स का आर्गुमेंट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा π/2, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर tan पाई, ये तो 0 हो गया, माइनस, अब जो x है वो π/2 जा रहा है, प्लस मतलब राइट साइड से जा रहा है, तो tan कहाँ जाएगा, इसका ग्राफ बना के देख लो आप। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये आपकी 90 लाइन है, यहाँ दिस इज π/2, यहाँ पे कहीं पाई होगा, ग्राफ ऐसे आ रहा होगा, ऐसे। तो जब आप 90 की तरफ जा रहे हो राइट साइड से, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऐसे नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो यानी कि कितना हो गया -π/2, tan इनवर्स आर्गुमेंट माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो -π/2 मतलब ये प्लस π/2, इतना हो गया। ये चीज समझ में आ गई, तो आंसर कितना हो गया आपका, सो ये π/6 प्लस π/6 हो गया, प्लस π/6, सो दिस इज 2 टाइम्स π/6, यानी कि π/3, इतना आंसर, ये आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट इज, मतलब इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट सेवन, इफ f of x is defined, if f of x is defined, ये डिफाइंड है at let's say x equals to a, then a पर तो डिफाइंड है, then इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, तो दिस इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 होगा। ये चीज समझ में आ गई? तो मतलब ऐसा है कि ये x एक्सिस है, यहाँ पर दिस इज x इक्वल्स टू a, ये कोई फंक्शन है f ऑफ x, इसका ग्राफ है, तो a से a, मतलब वो सिर्फ इसकी बात कर रहा है, कहीं गए नहीं, तो ये तो अलजेब्रिक एरिया कुछ बनेगा ही नहीं, 0 रहेगा। तो दिस इज व्हाट, क्या ये क्या कह रहा है कि हमें लाइन का एरिया चाहिए, वो तो होता नहीं, इसका क्या मतलब है, एरिया ऑफ लाइन, एरिया ऑफ लाइन, वो तो कुछ नहीं होता, वो 0 ही है, तो डेट इज 0, डेट इज 0। ये चीज समझ में आ गई भी? नाउ अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, मैंने बोला a से a ये इतना होगा, तो अब मैंने आपसे पूछा भाई -3 से -3 ln x dx, ये बताओ, फिर किसी बच्चे ने आंसर दे दिया कि 0, बस गलती कर दी। यहाँ पे अगर उसने बोला 0 तो ऑफकोर्स ये गलत है, ठीक है, क्यों? अभी तो मैंने बताया कि 0 होगा, फिर गलत कैसे? तो यहाँ पे तो ये ln x से डिफाइंड नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा डेट इज व्हाट, अनडिफाइंड। यहाँ पर आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड। समझ में आ गया? सेकंड, अगर मान लो अब मैंने लिखा कि -90 से लेकर -90, ठीक है, ये लिख दिया sin x dx, आपकी बार जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, तो इसलिए आपकी बार ये आंसर इसका दिया। तो अभी मैंने जैसे ये लिखा था, तो मैंने लिखा था कि जो पॉइंट लिखा था उस पर ये भी लिखा था फंक्शन इज डिफाइंड एट a, तो यहाँ पे a का काम कर रहा है -3, तो -3 पे ln तो डिफाइंड ही नहीं है ना, तो इस हिसाब से ये लग ही नहीं सकता, सो दिस इज फॉल्स, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।